प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का मैं SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक पीयूष परवा का पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत हमने इस वीडियो से पहले पढ़ा उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। आज हम पढ़ेंगे आत्मकथा का अंश मोहनदास करमचंद गांधी और पाठ का शीर्षक है सत्य के प्रयोग। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंश है सत्य के प्रयोग, और इसमें हमें एक सात्विक जीवन जीने की क्या सीख है वो महात्मा गांधी द्वारा दी गई है, इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करूं इससे पहले मेरा निवेदन है कि इस लिंक को आप अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए पढ़ते हैं लेखक परिचय के बारे में। लेखक परिचय तो कौन नहीं जानता है, जाना पहचाना नाम महात्मा गांधी, जिसे राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने सत्याग्रह, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा, विनय के साथ उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सत्याग्रह की नींव अहिंसा सिद्धांत पर आधारित थी। महात्मा गांधी का ये सिद्धांत था, उनकी ये आदत थी कि जो भी कार्य करें अहिंसात्मक तरीके से करें। आज पूरा संसार उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानता है। महात्मा, महान है जो आत्मा, ऐसे महात्मा गांधी, जबकि उनका नाम तो क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, तो वह उपाधि दी सुभाष चंद्र बोस ने। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। देश में प्रतिवर्ष उनका जन्मदिन या जन्म दिवस, गांधी जयंती और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उनका जन्म 2 अक्टूबर भारत में हम मनाते हैं गांधी जयंती, जबकि पूरे विश्व में ये 2 अक्टूबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। अब इस पाठ में गांधी जी ने क्या बताया है उसके बारे में देख लेते हैं। इस पुस्तक में महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित कुछ अंशों का संकलन है। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा, उसके कुछ अंश यहाँ पे दिए हैं और उसको अनुवादित किसने किया है, काशीनाथ त्रिवेदी ने। तो काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित यह हिंदी भाषा के कुछ अंश है, लेकिन गांधी जी की जो आत्मकथा है वो मूल रूप से किस भाषा में थी, तो मूल रूप से वह गुजराती भाषा में थी। मूल रूप से गांधी जी की आत्मकथा की भाषा गुजराती है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था महादेव देसाई ने। तो महादेव देसाई ने गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। यह 29 विदेशी भाषा और 15 भारतीय भाषाओं के अंदर भी इनके अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। तो इस पाठ में पाठ का सभ्य पोशाक एक शीर्षक है, जहां विद्यार्थियों को छद्म आकर्षण करता है, बारी जो तड़क भड़क है उससे परे रहकर विद्यार्थी बनने की सलाह दी है। तो बहुत बढ़िया अंतरा है सभ्य पोशाक। इस सभ्य पोशाक ये शीर्षक दिया है कि विद्यार्थी छद्म आकर्षण है उनसे परे रहकर विद्यार्थी बने, यह सलाह दी है। वहीं दूसरा शीर्षक बलवान से भिड़ंत में अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत बंधती है। तो आत्मिक शिक्षा जो शीर्षक है, इससे हमें स्वयं और आत्मनिर्माण के लिए प्रेरणा मिलती है। शांति निकेतन शीर्षक अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत संस्कार, सहयोग और समरसता से हमारा साक्षात्कार कराया है। तो खादी का जन्म शीर्षक में स्वावलंबन और स्वदेशी की महत्ता उजागर की है। इस प्रकार गांधी जी की यह आत्मकथा
हमें सात्विक और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करती है या हमें सात्विक और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा, चाहे हर विषय है, हर शीर्षक है, उससे प्रश्न बने या संपूर्ण गांधी जी की जो ये आत्मकथा है ये हमें क्या प्रेरणा देती है। तो आइए पढ़ते हैं पहला शीर्षक, सभ्य पोशाक। तो इसमें गांधी जी ने क्या बताया कि अनाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। अनाहार, अन्न का आहार करने पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। साल्ट महोदय की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। उनमें हार्वर्ड विलियम्स की एक पुस्तक थी, आहार नीति। तो उस आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और आहार के विषय में उनके विचारों का वर्णन किया गया था। तो किस पुस्तक में? आहार नीति में। और किसके द्वारा लिखित? हार्वर्ड विलियम्स। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अनाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी, वह भी मैंने पढ़ी। साथ ही डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि गांधी जी ने क्या क्या पढ़ा आहार के विषय में जानने के लिए। वे दवा के बदले केवल आहार के हेर फेर से रोगी को निरोग करने की बात को मानते थे। यानी जब कोई रोगी बीमार हो जाए तो उसमें दवा के बदले क्या करें? आहार का हेर फेर। कुछ आहार है वो लेने चाहिए, कुछ है उस समय नहीं लेने चाहिए, इससे भी रोगी है वो निरोग हो जाता है। तो वो इस पद्धति का समर्थन करते थे एलिसन की दवा न दे, आहार है उसमें कुछ लें और कुछ रोकें। डॉक्टर एलिसन स्वयं अनाहारी थे और बीमारों को केवल अनाहार की ही सलाह देते थे, दवाई की नहीं। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ने पर गांधी जी के लिए उन पुस्तकों का क्या परिणाम हुआ। आरंभ में इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे धार्मिक दृष्टि है वो भी सर्वोपरि बन गई। इस बीच मेरे उन मित्रों को तो मेरी चिंता बनी ही रही। उन्होंने प्रेमवश ये माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। ये बात किसकी है? गांधी जी के मित्रों की, कि मैं मांस नहीं खाऊंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। यही नहीं, बल्कि यदि मैं मांस नहीं खाऊंगा तो बेवकूफ़ बना रहूंगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के समाज में घुल मिल ही नहीं सकूंगा। वे जानते थे कि मैं अनाहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊंगा, प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे जो करना है उसे मैं भूल जाऊंगा और मैं किताबें पढ़ पढ़ कर पोथी पंडित बन बैठूंगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। वह प्रयत्न क्या था? बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि गांधी जी को सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न क्या किया गांधी जी के मित्रों ने? उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता दिया। वहाँ जाने से पहले मुझे उनके साथ हार्बन भोजन गृह में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में यह गृह एक महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का यह मेरा पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, क्योंकि मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई, वह सूप की थी। सूप मतलब विभिन्न प्रकार के जो अन्न है वो उनके पिसा हुआ जो एक प्रकार का दलिया होता है, वह सूप है। मैं परेशान हुआ, मित्र से क्या पूछता, मैंने तो परोसने वाले को ही अपने पास बुला लिया। मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे पूछा क्या है। मैंने धीरे से संकोच पूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें मांस है या नहीं। ऐसे ग्रह में ये जंगलीपन नहीं चल सकता, ऐसे ग्रह में ये जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी है
तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो, यह गांधी जी के मित्र ने कहा। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकल पड़ा। पास ही एक अनाहार वाला भोजन गृह था, पर वह तो अब बंद हो चुका था। मुझे समझ नहीं पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला। मेरे पास तो कहने के लिए था ही क्या, क्योंकि गांधी जी है वो भूखे रह गए थे। लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। न हमारा संबंध टूटा, न उसमें कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूंगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूंगा। दूसरे प्रकार से समाज में समरस होने योग्य बनकर अनाहार की अपनी विचित्रता इसको भी मैं छिपा लूंगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपने सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता पकड़ा, जो मेरे सामर्थ्य का नहीं था और जो रास्ता ज्यादा गहरा भी नहीं था। मैंने क्या किया? विलायत होने पर भी बंबई के कटे छिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा नहीं देते। विलायती होने पर भी, यानी विदेशी होने पर भी, बंबई के कटे छिले कपड़े अंग्रेज समाज में शोभा नहीं देते। इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए। 19 शिलिंग उन कपड़ों की यह कीमत 19 शिलिंग उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। चिमनी टोपी सिर पर मैंने पहनी। इतने से संतोष न हुआ तो बॉन्ड स्ट्रीट में, जहाँ शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे, 10 पाउंड पर बत्ती रखकर शाम को पोशाक भी सिलवाई। भोले और बादशाही दिल वाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चैन भी मंगवाई और वह भी मिल गई। मतलब गांधी जी कह रहे हैं किसी तरह मैं अपने मित्रों से घुल मिल सकूं, उनके समान बन सकूं। मतलब भोजन के मामले में तो नहीं बने, लेकिन और मामले में बनना चाह रहे हैं। बंदी बंदाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार नहीं था, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की, मतलब वह भी सीखी। देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था, पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज 10 मिनट तो बर्बाद होते ही थे। बाल मुलायम थे नहीं, शायद इसलिए उड़ गए हों। इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश के साथ रोज लड़ाई करनी पड़ती थी। झाड़ू ही समझिए, मतलब ब्रश क्या था, वह एक तरीके से झाड़ू ही था। और झाड़ू से लड़ाई करते करते बाल है वो भी गांधी जी के हार गए। और टोपी पहनने तथा निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था। बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य प्रक्रिया है या क्रिया है, वो बराबर चलती रहती थी। तो गांधी जी ने अपने मित्रों के समान सभ्य बनने के लिए या उनके जैसा सभ्य दिखने के लिए गांधी जी ने क्या क्या किया, तो वो इस संतरे में आया है। पर इतनी टीम टाम ही काफ़ी नहीं थी, इतना कुछ ही काफ़ी नहीं था, इसके लिए और भी कुछ करना था। अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जाता है। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे। तो सभ्य बनने के लिए गांधी जी के अनुसार कौन कौन सी बातें जरूरी थी और मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना आना चाहिए, उसको नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की वह राष्ट्रभाषा थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। तो मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भर्ती हुआ। एक सत्र के करीब 3 पाउंड मैंने जमा किए फीस। कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे। 6 गुर नाचने के मैंने सीखे। पैर ठीक से तालबद्ध पड़ते न थे। पियानो बजता था
पर वह क्या कह रहा है इसके बारे में कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। 1 2 3 चलता, पर उसके बीच का अंतर जो वह बाजा ही बताता, मेरे लिए वह अगम्य था, मतलब समझने लायक नहीं था। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ क्या? चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय। यूं बाबा जी का परिवार बढ़ा, उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ गया। वायलिन बजाना सीख लूं तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पौंड वायलिन खरीदने के लिए गंवाए और कुछ उनकी शिक्षा के भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा, उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही थी। बेल की स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक भी खरीदी और पीठ का एक भाषण भी मैंने पढ़ना शुरू किया। तो गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए क्या क्या गुण होने आवश्यक बताए और किन किन गुणों का गांधी जी ने अभ्यास किया। इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई, मैं जागा। मतलब इस पुस्तक ने, तो मैं जागा तो मैंने क्या किया, मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लस्सेदार भाषण करना सीखकर मैं क्या करूँगा, नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा, वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है, मैं तो विद्यार्थी हूँ, फिर इन तड़क भड़क से मुझे क्या मतलब, इन बाहरी आकर्षणों से मुझे क्या मतलब। यह मैंने कब सीखा, जब मैंने बेल महोदय की पुस्तक पढ़ी, स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट, इस पुस्तक को पढ़ा। मुझे विद्या धन बढ़ाना चाहिए, मुझे अपने पैसे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए, मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊं तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ देना चाहिए। तो गांधी जी ने अंत में यही निश्चय किया कि मुझे ये तड़क भड़क छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कौन हूँ, मैं तो विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी को इन बातों से कुछ लेना नहीं। इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को मैंने भेज दिया। उनसे मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी मैंने ऐसा ही पत्र लिख दिया कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा, उन्हें जिस दाम में भी वह बिके उस वायलिन को मैंने बेच डालने की इजाज़त दे दी। उनके साथ कुछ मित्रता का संबंध हो गया था, इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की भी चर्चा की। नाच आदि के जंजाल से मैं नाच आदि के जंजाल से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की। सभ्य बनने की मेरी ये सनक लगभग 3 महीने चली। पोशाक की टीम टाम तो बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बना। मतलब सब कुछ आकर्षण छोड़कर गांधी जी अंत में क्या बन गए, विद्यार्थी बन गए, और जो भी बाह्य तड़क भड़क थी उनको उन्होंने छोड़ दिया। तो ये अंतरा हमें यह बताता है कि एक विद्यार्थी के लिए विद्या के अलावा सब कुछ त्याज्य है। उन्हें हर एक टीम टाम का, बाहरी आकर्षण का, तड़क भड़क का त्याग करना चाहिए और उन्हें विद्या रूपी धन है वो ही ग्रहण करना चाहिए। अब दूसरा शीर्षक है बलवान से भिड़ंत। तो इसमें गांधी जी ने क्या बताया है। अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटें। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहान्सबर्ग में था। मैं ये देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी, चीनी आदि का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। हिंदुस्तानी और चीनी लोगों की रक्षा नहीं, उनका भक्षण होता था। मेरे पास रोज शिकायतें आती थी, क्योंकि गांधी जी अफ्रीका गए थे। शिकायतें आती थी, हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100 पौंड देकर चले आ रहे थे। इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मेरी भी यही भावना थी। यदि यह सड़ांध, यह गंध दूर न हो तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ है। मैं हिंदुस्तानी होकर भी यदि हिंदुस्तानी और चीनी लोगों की मदद नहीं कर पाया, इस अन्याय को दूर नहीं कर पाया, तो मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है। मैं प्रमाण जुटाने लगा। जब मेरे पास प्रमाणों का अच्छा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। मेरी बात तो बिल्कुल अनसुनी करने के बदले मुझे धीरज से सुना और प्रमाण उपस्थित करने के लिए कहा गया। गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए। उसे विश्वास हो गया, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था
कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना बहुत कठिन था। उसने कहा, फिर भी हम प्रयत्न तो करें। ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे, न्यायालय द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। इस डर से उन्हें न पकड़वाना ही उचित नहीं है। भले ही छोड़ दिया जाए लेकिन उन्हें पकड़वाया जाए, इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अपनी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं रखूंगा। तो ये बात गांधी जी और पुलिस कमिश्नर के बीच हुई। मुझे तो विश्वास था ही, दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमजोर प्रमाण था। दो के बारे में कोई संदेह नहीं था, अतः दो के खिलाफ वहां से वारंट निकले। मेरा आना जाना छिपा नहीं रह सकता था। कई लोग देखते थे कि मैं प्राय प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ। इन दो अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस भी थे, मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते थे, मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों तक पहुंचाते थे। यहाँ मुझे यह कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। इतना उनका अत्याचार था। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद न होती तो ये अधिकारी पकड़े ही नहीं जाते। इन दो में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वाया। मुकदमा चला, प्रमाण भी मजबूत थे। एक ने तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंचा चुका था और फिर भी दोनों छूट गए, क्योंकि गोरे लोगों ने गोरों का पक्ष लिया। मुझे बड़ी निराशा हुई, पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि हो गई कि वकालत करने का मतलब ही क्या है जब गुनाहगार लोग हैं वो छूट जाते हैं। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। मतलब ज्यूरी ने, न्यायालय ने बुद्धि का प्रयोग अपराध को छिपाने के लिए किया, तो गांधी जी कह रहे हैं मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। दोनों अपराधियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख नहीं सकी। दोनों बर्खास्त हो गए। एशियाई विभाग कुछ साफ हुआ और अब हिंदुस्तानियों को धीरज बंधा। तो अब हिंदुस्तानी और चीनी लोग हैं, उनका धीरज बंधा, उनकी हिम्मत बढ़ी। इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई, मेरे धंधे में वृद्धि हुई। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पौंड हर महीने रिश्वत में जाते थे, उनमें से बहुत कुछ बचत होने लगी। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची, क्योंकि रिश्वत लेने वाले और भी लोग थे। बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे, पर यह कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक थे वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। मैं कह सकता हूं कि इन अपराधियों के इतने अदम होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ नहीं था। मतलब द्वेष भावना उनके प्रति मेरे मन में नहीं थी। मेरे इस स्वभाव को वे जानते थे, और जब उनकी कंगाल हालत में मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की। तो उन अधिकारियों को बर्खास्त करवाया, लेकिन कंगाली की हालत में उनकी गांधी जी ने मदद भी की। यदि मेरा विरोध न हो तो उन्हें जोहान्सबर्ग की म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिल सकती थी, लेकिन मैंने विरोध किया तो उन्हें नौकरी नहीं मिली। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया और उन्हें नौकरी भी मिल गई। तो जिसको नौकरी से निकलवा दिया, अपराधी होने के कारण, गुनहगार होने के कारण, उनको सही व्यवहार होने पर गांधी जी ने नौकरी में लगवाने के लिए मदद भी कर दी। मेरे इस कार्य का प्रभाव यह पड़ा कि जिन गोरों के संपर्क में मैं आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे। यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था। इसे मैं उस समय ठीक से जानता तो नहीं था, यह तो मैं बाद में ही समझने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है। तो सत्याग्रह की गांधी जी को प्रेरणा कहाँ से मिली, और यह अहिंसा का एक विशेष अंग है। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो व्यवहार किया उसमें ही सत्याग्रह के लिए उन्हें प्रेरणा मिली, और अहिंसा की बात भी उनकी वहीं से मन में पनपने लगी। मनुष्य और उसका काम, ये दो भिन्न वस्तुएं हैं। मनुष्य अलग, उसका काम अलग। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए।
अच्छा काम कोई करे तो उसके प्रति आदर हो, बुरा करे तो तिरस्कार हो। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर और दया रहनी चाहिए। भले बुरे काम करने वाले जो भी लोग हैं उनके प्रति सदा आदर और दया रहनी चाहिए। यह चीज समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इस कारण इस संसार में इतना विष फैला रहता है, मतलब द्वेष भावना फैली रहती है। सत्य के शोध के मूल में ऐसी अहिंसा है। सत्य की खोज, यदि हम सत्य की खोज करेंगे तो उसके मूल में एक ऐसी अहिंसा है। मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूं कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य नहीं मिल सकता। यानी यदि आपको सत्य को पाना है तो आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ा करने के समान है। तो पद्धति के खिलाफ आप लड़िए, व्यवस्था के खिलाफ आप लड़िए, लेकिन यदि आप व्यवस्थापक के खिलाफ लड़ते हैं तो ये तो अपने विरुद्ध लड़ने के समान है, क्योंकि हम सब एक ही कूंची से रचे गए हैं, एक ही ब्रह्मा की हम संतान हैं। व्यवस्थापक में अनंत शक्तियां निहित है। व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है, और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को भी हानि पहुंचती है। तो इस शीर्षक में गांधी जी ने यह बताया कि बलवान से भिड़ंत, यानी ताकतवर लोगों से भिड़ंत किस प्रकार की जाती है, और यदि अन्याय हो रहा है तो ऐसे लोगों से हमें भिड़ंत करनी चाहिए, ऐसे लोगों का हमें मुकाबला करना चाहिए। आगे का शीर्षक है आत्मिक शिक्षा। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित किया जा सकता है, लेकिन उनकी आत्मा को शिक्षित करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्म ग्रंथों पर कम आधार रखा था। मतलब धर्म ग्रंथ है वो आत्मा का विकास कर सकते हैं, ऐसा मैं बहुत कम मानता था। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए। अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान उन्हें होना चाहिए। इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की कि उन्हें यह ज्ञान मिल सके धार्मिक शिक्षा का, किंतु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। यानी धार्मिक शिक्षा है, धर्म ग्रंथों की शिक्षा है, वो भी कैसी शिक्षा है? बुद्धि की शिक्षा। आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है। यानी जो धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा है वो बुद्धि की शिक्षा है, लेकिन आत्मा की शिक्षा है वह एक बिल्कुल अलग विभाग है। तो आत्मा की शिक्षा के बारे में गांधी जी की क्या राय थी? इसे मैं टॉल्स्टॉय आश्रम के बालकों को सिखाने लगा, उसके पहले ही मैं जान चुका था ये बात। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी के अनुसार आत्मा का विकास करने का अर्थ क्या है? तो उनका मतलब है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है, और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है। यदि आत्मा का विकास आप नहीं करवा सकते तो बालकों को दिया हुआ पूरा का पूरा आपका ज्ञान व्यर्थ है। वह ज्ञान हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। यदि उनको आपने आत्मा का विकास नहीं किया है, उनकी आत्मा का विकास नहीं किया है, तो जितना भी शारीरिक बौद्धिक और आपने धार्मिक ज्ञान दिया है वह व्यर्थ है, वह हानिकारक भी हो सकता है। मैंने सुना कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है, यानी जीवन के जो 4 आश्रम होते हैं उसमें चौथे आश्रम में। लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते हैं, यानी इंतजार में रखते हैं, उसको पेंडिंग रखते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर वो जीवन जीते हैं। इस प्रकार सार्वत्रिक अनुभव पाया जाता है। संभव है कि सन 1911-12 में इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे ये अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के
थे। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए, कब दी जाए और किस प्रकार दी जाए, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। तो इसे भी आप देखिए गांधी जी ने क्या कहा है। मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे उन्हें संतोष नहीं होता था। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने ये अनुभव किया कि ये ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस तरह शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है, उसी प्रकार बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा, बुद्धि की शिक्षा भी बौद्धिक कसरत द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। तो आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा की जा सकती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि किसी व्यक्ति या किसी विद्यार्थी की आत्मा की कसरत है, वो किसके द्वारा की जाती है? तो शिक्षक का आचरण क्या है? तो सब कुछ बालक होता है, बच्चा होता है, विद्यार्थी होता है, वह शिक्षक के जो क्रियाकलाप है, शिक्षक के जो आचरण है, उनका अनुकरण करता है। तो एक शिक्षक का जैसा आचरण होगा वैसा उसका विद्यार्थी होगा। अतएव युवक हाजिर हो चाहे न हो, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जैसा करेगा वैसा शिक्षार्थी करेगा। लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो यह व्यर्थ होगा, क्योंकि जो शिक्षक बोलेगा, जो शिक्षक करेगा, वह उसके शिष्य भी करेंगे। डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता। मैंने देखा है कि मुझे अपने पास रहने वाले युवकों और युवतियों के सम्मुख पदार्थ पाठ सा बनकर रहना चाहिए, यानी एक तरीके से अपने मन को मार कर रहना चाहिए। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। मैं यह समझा कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए। इतना त्याग होना चाहिए एक शिक्षक में कि शिक्षक को अपने लिए नहीं, अपने शिक्षार्थियों के लिए अच्छा बनना चाहिए और अच्छा रहना चाहिए। अतएव कहा जा सकता है कि टॉल्स्टॉय आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत ही था, वरना मुझ में इतना संयम नहीं होता मेरे लिए तो, लेकिन इनके लिए मैंने इतना संयम रखा। आश्रम में एक युवक बहुत उधम मचाता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था, दूसरों के साथ लड़ता और झगड़ता रहता था। एक दिन उसने बहुत ही उधम मचाया, मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा नहीं देता था, इस बार मुझे बहुत क्रोध आया। मैं उसके पास पहुंचा, समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही नहीं था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। तो मारने के लिए रूल हो सकता है कि इस डंडे की बात हो। मारते समय मैं कांप रहा था क्योंकि मेरे हाथ से कुछ गलत हो रहा था। इसे उसने देख लिया था, उस उद्यमी ने देख लिया था। मेरी ओर से ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ था। विद्यार्थी वह रो पड़ा, उसने मुझसे माफी मांगी, उसे डंडा लगा और चोट पहुंची, इसे वह रोया नहीं था। अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की शक्ति उसमें थी। उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी, उसका सुसंगठित शरीर था। वह मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया, लेकिन उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है, क्योंकि मेरे हाथ से कुछ गलत हो गया। मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन कराया है, क्योंकि जो मैंने उसके साथ आचरण किया हो सकता है भविष्य में वह किसी और इंसान के साथ करे। तो मैंने उसको मारकर मेरी आत्मा के दर्शन नहीं कराए बल्कि मैंने पशुता के दर्शन करवाए। बच्चों को मार पीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूं। तो बच्चों को मार पीट करके पढ़ाना सही नहीं है गांधी जी की दृष्टि में। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं इस बात का विरोधी रहा हूं, और मैं आपको पढ़ाने वाला जो आपको ये पाठ पढ़ा रहा हूं, मैं भी इस बात का विरोधी हूं। तो गांधी जी कह रहे हैं, मुझे एक ही घटना याद है कि जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था। रूल से पीटने में मैंने उचित कार्य किया या नहीं, इसका
निर्णय में आज तक नहीं कर सका हूँ। इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है कि मैंने ये दंड क्यों दिया, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना भी थी। यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी, तो उसमें दुख भी था और क्रोध भी था। इस घटना के बाद मैं विद्यार्थियों को सुधारने की अधिक अच्छी रीति सीखा। यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता तो उसका कैसा परिणाम होता ये मैं नहीं कह सकता। वह युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया। मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया, पर इस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने के लिए विवश कर दिया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। बहुत बढ़िया प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है, तो वो गांधी जी यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी ऐसी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। तो गांधी जी ने यहाँ पर अपनी आत्मिक शिक्षा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया है। अब बात देखिए शांति निकेतन की। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर का जो आश्रम था, उस आश्रम के बारे में बता रहे। राजकोट गुजरात से मैं शांति निकेतन गया। वहाँ शांति निकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मुझ पर अपना प्रेम बरसाया। स्वागत की विधि में सादगी, कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण था। वहाँ मैं काका साहब कालेलकर से पहले मिला। तो काका साहब कालेलकर से पहले गांधी जी कहाँ मिले, तो शांति निकेतन आश्रम में। कालेलकर काका साहब क्यों कहलाते थे यह मैं उस समय नहीं जानता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वे केशवराय देशपांडे, जो विलायत में मेरे समकालीन थे विदेश में, और जिनके साथ विलायत में हमेशा अच्छा परिचय भी मेरा हो गया था, बड़ौदा राज्य में गंगानाथ विद्यालय चला रहे थे। उनकी अनेक भावनाओं में से यह एक भी थी कि विद्यालय में पारिवारिक भावना होनी चाहिए। किनकी? केशवराय देशपांडे। इस पर से वहाँ सब अध्यापकों के नाम रखे गए थे। उनमें कालेलकर को काका नाम मिला था। तो काका कालेलकर नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में गांधी जी ने क्या बताया। तो उस विद्यालय में सभी जो शिक्षक थे उनके नाम रखे गए, और नाम कैसे? पारिवारिक नाम, यानी पारिवारिक भावना रखने के लिए। तो सब अध्यापकों के नाम रखे गए और उसमें कालेलकर साहब को काका नाम मिला, फड़के साहब थे उनको मामा नाम मिला, और हरिहर शर्मा नाम थे उनको अण्णा नाम मिला। दूसरों के भी यथायोग्य नाम रखे गए। काका के साथी के रूप में आनंदानंद जो स्वामी थे, और मामा के मित्र के नाते पटवर्धन अप्पा, जो आगे चलकर इस कुटुंब में सम्मिलित हुए, मतलब शिक्षकों के इस परिवार में सम्मिलित हुए। इस कुटुंब में उपयुक्त पांचों सदस्य एक के बाद एक मेरे साथी बने। देशपांडे साहब के नाम से पुकारे जाने लगे। तो देशपांडे कौन? जो ये इनके विलायत के समकालीन थे, और इन्होंने एक विद्यालय खोला था पारिवारिक भावना वाला। साहब का विद्यालय बंद होने पर वह कुटुंब बिखर गया, पर इन लोगों ने अपना आत्मिक संबंध नहीं छोड़ा। काका साहब भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करने में लग गए, और इसी सिलसिले में वे इस समय शांति निकेतन में रहते थे। इसी मंडल के एक और सदस्य चिंतामणि शास्त्री भी वहाँ रहते थे, और ये दोनों संस्कृत सिखाने में हिस्सा लेते थे। तो शांति निकेतन आश्रम में गांधी जी की किन किन विद्वानों से भेंट हुई, तो ये प्रश्न बनेगा। शांति निकेतन में मेरे मंडल को अलग ठहराया गया, या मगनलाल गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे। फिनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से करते और कराते थे। मैंने देखा कि उन्होंने प्रेम, ज्ञान और उद्योग के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंध फैला दी थी। तो प्रेम, ज्ञान और उद्योग के कारण, उद्योग का अर्थ है परिश्रम, तो किसने? तो हमने ऊपर नाम पढ़ा, मगनलाल गांधी ने। मैंने देखा कि उन्होंने प्रेम, ज्ञान और उद्योग के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंध फैला दी थी। एंड्रज तो यहाँ थे ही,
प्रियसन भी थे, जगदानंद बाबू भी थे, नेपाल बाबू भी थे, संतोष बाबू भी थे, क्षितिज मोहन बाबू भी थे, नगेन बाबू, शरद बाबू और काली बाबू के साथ हमारा अच्छा खासा संपर्क था। तो यहाँ पर ये लोग जिनसे गांधी जी शांति निकेतन आश्रम में मिले। मैंने अपने स्वभाव के अनुसार मैं विद्यार्थियों को और शिक्षकों से घुल मिला गया। स्व परिश्रम के विषय में चर्चा होने लगी। स्व परिश्रम के विषय में यानी अपने आप मेहनत करना, इसके बारे में सबकी क्या राय थी। तो इस चर्चा में गांधी जी ने क्या विचार रखे, मैंने वहाँ के शिक्षकों के सामने यह बात रखी कि वैतनिक रसोइयों के बदले यानी पैसे देकर रसोई रखने के बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं बना ले तो अच्छा है। तो ये स्व परिश्रम के बारे में गांधी जी के विचार थे। ऐसा करने से आरोग्य और नीति की दृष्टि से रसोई घर पर शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा और विद्यार्थी स्वावलंबन और स्वयं पाक का पदार्थ पाठ सीखेंगे। तो स्व परिश्रम के बारे में गांधी जी की क्या राय थी और उन्होंने इसको किस प्रकार उपयोगी बताया, तो यह प्रश्न यहाँ पे बढ़िया बन रहा है। एक दो शिक्षकों ने सिर हिलाया सहमति में, कुछ लोगों को यह प्रयोग बहुत अच्छा लगा, नई चीज, फिर यह कैसी भी क्यों न हो, बालकों को तो अच्छी लगती है। इस न्याय से यह चीज भी उन्हें बहुत अच्छी लगी और प्रयोग शुरू हुआ। जब कविश्री के सामने यह बात रखी गई, तो कविश्री यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के लिए शब्द आया है, तो उन्होंने अपनी यह सहमति दी कि यदि शिक्षक अनुकूल हों तो स्वयं उन्हें यह प्रयोग अवश्य पसंद होगा। यानी शिक्षक यदि इस प्रयोग के लिए सहमत है तो उन्हें भी यह पसंद है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि इसमें स्वराज्य की चाबी मौजूद है। किसमें? स्व परिश्रम में ही स्वराज्य की चाबी मौजूद है। पियर्सन ने प्रयोग को सफल बनाने में अपने आप को खपा दिया। उन्हें यह बहुत अच्छा लगा। एक मंडली साग काटने वालों की बनी, दूसरी अनाज साफ करने वालों की। रसोई घर के आसपास शास्त्रीय ढंग से सफाई करने के काम में नगेन बाबू आदि जुट गए। उन लोगों को कुदाली से काम करते देखकर मेरा हृदय नाच उठा। क्यों? क्योंकि वहां पर स्व परिश्रम हो रहा है। लेकिन मेहनत के इस कार्य को 125 विद्यार्थी और शिक्षक भी एकाएक नहीं अपना सकते थे। लेकिन मेहनत के इस कार्य को 125 विद्यार्थी और शिक्षक भी एकाएक नहीं अपना सकते थे, अचानक। अतएव रोज चर्चाएं चलती, कुछ लोग थक जाते, परंतु पियर्सन क्यों थकने लगे? वे नहीं थकते थे। वे हंसते चेहरे से रसोई के घर में किसी न किसी काम में जुटे रहते। बड़े बड़े बर्तन मांजना उन्हीं का काम था। बर्तन मांजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहां पर सितार बजाते थे। विद्यार्थियों ने प्रत्येक काम को पर्याप्त उत्साह से अपना लिया। समूचा शांति निकेतन मधुमक्खियों के छत्ते की भांति गूंजने लगा। मतलब सब हंसी खुशी अपना काम करने लगे। इस प्रकार फेर फार जब एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर वे रुक नहीं पाते। फिनिक्स का रसोई घर अब स्वावलंबी बन गया। यही नहीं बल्कि उसमें रसोई की बहुत सादी बनती थी, मसालों का त्याग किया गया। अतएव भात, दाल, साग, गेहूं के पदार्थ भी भाप के द्वारा पका लिए जाते थे। बंगाली खुराक में सुधार करने के विचार से उस प्रकार का एक रसोई घर नया शुरू किया गया। उसमें एक दो अध्यापक और कुछ विद्यार्थी और सम्मिलित हुए। ऐसे प्रयोगों में से सर्वसाधारण रसोई घर को स्वावलंबी बनाने का प्रयोग शुरू किया जा सकता था। तो इस प्रकार रसोई घर को गांधी जी के प्रयासों से स्वावलंबी बनाया गया। पर आखिर कुछ कारणों से यह प्रयोग बंद हो गया। रसोई घर में स्व परिश्रम से काम करना यह बंद हो गया। मेरा विश्वास यह है कि इस जगत विख्यात संस्थान शांति निकेतन ने थोड़े समय के लिए भी इस प्रयोग को अपनाकर कुछ खोया नहीं और उससे प्राप्त अनेक अनुभव उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए। मेरा विचार शांति निकेतन में कुछ समय रहने का था, किंतु विधाता मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले गया। मुझे मुश्किल से वहाँ 1 हफ्ता रहा होऊंगा कि इतने में पूना से गोखले के अवसान का तार मिला। यानी गोपाल कृष्ण गोखले के अवसान का तार,
गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु भी कहे जाते हैं। तो इनके निधन का तार मिला, शांति निकेतन शोक में डूब गया। अब मेरे पास संवेदना के लिए आए, मंदिर में विशेष सभा की गई। यह गंभीर दृश्य अपूर्व था। मैं उसी दिन पूना के लिए रवाना हुआ, पत्नी और मगनलाल गांधी को अपने साथ लिया और बाकी सब मित्रों को शांति निकेतन में छोड़ दिया। छोड़कर मैंने वहाँ से विदा ली। बर्दवान तक एंड्रूज मेरे साथ आए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा, और अगर ऐसा हो तो कब आएगा, इसकी कोई कल्पना आपको है? मैंने जवाब दिया, इसका उत्तर देना कठिन है। अभी 1 वर्ष तक तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है। किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न तो बनाना है और न प्रकट करना है। तो ये बात किसने कही? गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। बाद में भी मुझे यदि किसी प्रश्न पर कुछ कहने की जरूरत हुई तभी मैं कहूँगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि 5 वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा। यहाँ यह कहना अप्रस्तुत यानी गलत नहीं होगा कि हिंद स्वराज में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं, हिंद स्वराज पुस्तक जो विचार व्यक्त किए हैं, गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि आप 1 वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। तो ये बोल किसके हैं? गोपाल कृष्ण गोखले के। किसके लिए है? गांधी जी के लिए। अब अपना आगे का शीर्षक है, पढ़ते हैं खादी। खादी का जन्म। तो गांधी जी का खादी का जन्म है, इसके बारे में क्या विचार थे? मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करगा कहीं देखा नहीं। फिर भी मैंने हिंद स्वराज में यह माना कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है, गरीबी मिट सकती है। और यह तो सब समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भूखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। सन 1915 में मैं दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया। तो गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में। तभी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। आश्रम के खुलते ही उसमें करगा शुरू किया था। करगा शुरू करने में भी मुझे बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम सब अनजान थे, अतएव करगे के मिल जाने भर से करगा चल नहीं सकता था। आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले और व्यापार करना जानने वाले लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें कोई भी कारीगर नहीं था। इसलिए करगा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी। काठियावाड़ और पालनपुर से करगा मिला और एक करगा सिखाने वाला भी मिल गया। तो खादी की यात्रा, खादी का जन्म कैसे हुआ? तो ये खादी के जन्म की यात्रा है, बढ़िया प्रश्न बनेगा। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया, पर मगनलाल गांधी शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले नहीं थे। तो मगनलाल गांधी का नाम ऊपर आश्रम में भी आया, शांति निकेतन में, और यहाँ भी आया। तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, इनका प्रश्न बन सकता है। उनके हाथ में कारीगरी तो थी, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली और फिर आश्रम के एक के बाद एक नए नए बुनने वाले तैयार हो गए। इस प्रकार खादी बुनना या खादी बनाना शुरू किया। हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे, इसलिए आश्रम वासियों ने मील के कपड़े पहनना बंद किया और ये निश्चय किया कि वे हाथ करघे पर देशी मील के सूत का बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे। तो आश्रम वासियों की इस पहल से स्वदेशी अपनाओ इस भावना को बल मिला। ऐसा करने में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हिंदुस्तान के बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, सूत प्राप्त करने में होने वाली उनकी कठिनाई की, और इसमें किस प्रकार वे ठगे जाते हैं और आखिर किस प्रकार दिन दिन कर्जदार होते जाते हैं। इस सब की जानकारी हमें यह धंधा शुरू करने के बाद मिली। हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सके ऐसी स्थिति में हम थे नहीं। इस कारण से बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवाना पड़ता था। देसी मील के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट से मिलता नहीं था। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा
विलायती सूत का ही बुनते थे, क्योंकि हमारी मिलें महीन सूत काटती नहीं थी। आज भी वे महीन सूत नहीं काट सकते। तो आज भी वे अपेक्षाकृत महीन सूत कम ही काट पाती है, बहुत महीन तो काट ही नहीं सकती। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे, जिन्होंने देसी सूत का कपड़ा बुनने में मेहरबानी की। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी थी कि देसी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा, वरना वो बुनते नहीं। तो ये गारंटी देनी पड़ी कि देसी सूत का आप जो भी कपड़ा बुनोगे वो सब का सब खरीद लिया जाएगा। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनवाकर हमें पहनना और मित्रों में उसका प्रचार किया। यूँ हम काटने वाली मिलों के अवैतनिक एजेंट बने। लेकिन काटने वाली मिल है, उनके अवैतनिक एजेंट मतलब हमें कोई वेतन नहीं मिलता था। मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमें मिली। हमने देखा कि मिलों का ध्येय खुद काट कर खुद ही बुनना था। मिलों का ध्येय क्या था? खुद काट कर खुद ही बुनना था। वे हाथ कर्मों की सहायता स्वेच्छा से नहीं बल्कि इन अनिच्छा से करती थी। यह सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर उठे कि हमें हाथ से काटना चाहिए। हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। बहुत बढ़िया प्रश्न। तो यह स्वावलंबन की सीख देती है कि जब तक हम हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। मिलों के एजेंट बनकर हम देश सेवा करते हैं, ऐसा हमें प्रतीत नहीं हुआ। मतलब मिलों के एजेंट बनकर हम देश सेवा कर पाएंगे, यह बात ठीक नहीं थी। लेकिन समस्या क्या थी? लेकिन न तो कहीं चरखा मिलता था, न कहीं चरखे चलाने वाला मिलता था। कुकड़ियाँ आदि भरने के चरखे तो हमारे पास थे, पर उन पर काटा जा सकता है इसका तो हमें ख्याल ही नहीं था। एक बार कालिदास वकील एक बहन को खोज कर लाए। उन्होंने कहा कि यह बहन सूत काट कर दिखाएगी। उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा जो नए काम सीख लेने में बड़ा होशियार था, पर हुनर उसके भी हाथ नहीं लगा। वह भी सूत काटने में माहिर नहीं बन पाया। दिन तो बीतते जा रहे थे। मैं अधीर हो उठा। आश्रम में आने वाले हर ऐसे आदमी से जो इस विषय में कुछ बता सकता हो मैंने पूछताछ की, पर काटने का इजारा तो इस तरीका ही था, मतलब वही ही सीख सकती थी। अतएव औने कोने में पड़ी हुई काटना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को ही मिल सकती है, पुरुष को कैसे मिल सकती है? तो हुआ क्या, सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे भड़ोंच शिक्षा परिषद में घसीट ले आए। वहाँ महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली, जिन्होंने खादी के जन्म में यानी सूत काटने में गांधी जी का बहुत अधिक सहयोग किया। वे अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनमें हिम्मत और समझदारी साधारणतया जितनी शिक्षित बहनों में होती है उससे अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी। अस्पृश्यता का अर्थ है छुआछूत। तो उन्होंने जड़ काट डाली थी। वे बेधड़क दलितों से मिलती थी और उनकी सेवा करती थी। कौन? गंगाबाई। गांधी जी को कहाँ मिली? भड़ोंच शिक्षा परिषद। उनके पास पैसा था, पर उनकी अपनी आवश्यकताएं बहुत कम थी। उनका शरीर सुदृढ़ था और चाहे जहाँ अकेले उन्हें जाना हो, उन्हें जरा भी इस बात से झिझक नहीं होती थी। बहुत बहादुर थी, बहुत विदुषी थी। वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थी। इन बहन का विशेष परिचय गोधरा की परिषद में प्राप्त हुआ। अपना दुख मैंने उनके सामने रखा। कौन सा दुख? सूत काटने में जो समस्या आ रही है वह। और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकती थी, उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा बोझ हल्का कर दिया। तो दमयंती, नल और दमयंती की कथा संस्कृत में है, बहुत प्रचलित है कि दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकती थी, उसी प्रकार मुझे भी चरखे की तलाश थी। और उस बहन ने कहा कि यह चरखे की खोज है वो मैं करके रहूंगी। तो उस बहन की इस प्रतिज्ञा से मेरा जो बोझ था वह हल्का हो गया।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था गांधी जी के सत्य के प्रयोग आत्मकथा के अंश के विशेष शीर्षक, जिनका हमने बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शब्दार्थ देखें तो शब्दार्थ मुलतवी, स्थगित, आरोग्य, स्वास्थ्य, आईना का अर्थ दर्पण है। उद्गार का अर्थ अपने मन की बात है। उद्यम का अर्थ शरारत है। विलायत का अर्थ इंग्लैंड है। वैश्य विलायत का अर्थ विदेश भी होता है। अवसान का अर्थ मृत्यु है। और इजारा का अर्थ ठेका या एकाधिकार। एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना क्या था? तो जोहान्सबर्ग। गांधी जी शांति निकेतन में पहली बार किससे मिले? तो केशवराय देशपांडे या काका कालेलकर? तो काका कालेलकर से मिले। आहार नीति पुस्तक में किन के विचारों का वर्णन आहार से संबंधित है? गांधी जी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा है? हिंद स्वराज्य पर गांधी जी के विचारों का मजाक उड़ाते हुए गोखले ने क्या कहा? शांति निकेतन में बर्तन मांजने वाली टुकड़ी थकान उतारने के लिए क्या करती थी? बेल साहब ने गांधी जी के जीवन प्रवाह को किस प्रकार प्रभावित किया? दंड देने के औचित्य में गांधी जी की क्या शंका थी? गोखले ने गांधी जी को क्या प्रतिज्ञा करवाई? और फिनिक्स का रसोईघर स्वावलंबी बन गया, वह कैसे बना? गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए जो प्रयोग किए उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। संकलित आत्मकथा कथांश के आधार पर गांधी जी के चरित्र की विशेषता लिखिए। और खादी का जन्म, इस पाठांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था गांधी जी की आत्मकथा का अंश, सत्य के प्रयोग, और उसके विभिन्न शीर्षक हमने पढ़ा। आपके लिए इस पाठ को प्रस्तुत किया मैंने, प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई ने। उम्मीद करता हूँ यह पाठ आपको पसंद आया होगा। तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और नए अध्याय के साथ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।